हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान, इस निर्णय से हमारे दक्षिणवासी मित्र असंतुष्ट नहीं थे। श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री गोपाल स्वामी अयंगर और श्री कृष्णामाचारी के लिए 15 साल की अवधि संतोषजनक थी। अगर संविधान की व्यवस्था से कोई असंतुष्ट थे तो हिंदी भाषी असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन असंतुष्ट थे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंक नहीं चाहते थे, या मौलाना आज़ाद असंतुष्ट थे, जो हिंदी नहीं हिंदुस्तानी चाहते थे। लेकिन हिंदी भाषा भाषी या दक्षिण भाषा भाषी असंतुष्ट नहीं थे। राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि भाषा के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है, यह बड़ा नाजुक निर्णय है। इसे साल के साल, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा। मगर केंद्रीय सरकार समझी थी, या केंद्रीय सरकार ने में जिनके हाथ में भाषा संबंधी नीति को क्रियान्वित करने का अधिकार था, वह समझते थे कि 14 साल 11 महीने बीतने के बाद फिर परिवर्तन का प्रयत्न किया जाएगा। जब 1965 आया तो देश इस परिणाम पर पहुंचा कि अभी अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता है, और इसलिए अंग्रेजी को आगे भी चलाने की व्यवस्था की जाए। 1963 में एक कानून बना। नेहरू जी के जिन आश्वासनों की चर्चा की जाती है, वे आश्वासन 1959 में श्री फ्रैंक एंथनी के एक गैर सरकारी प्रस्ताव के उत्तर में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैं उन आश्वासनों को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उन आश्वासनों की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन सचमुच में वे आश्वासन क्या थे, इसको भी समझने का समय आ गया है। आश्वासन यह था कि हिंदी के साथ अंग्रेजी चले। आश्वासन यह नहीं था कि केवल अंग्रेजी चले। क्या आज हिंदी के साथ अंग्रेजी चल रही है? आज अंग्रेजी चल रही है, हिंदी नहीं चल रही है। इस विधेयक के बाद हिंदी और भी नहीं चलेगी। राष्ट्रपति की ओर से हिंदी के प्रयोग के संबंध में कुछ आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से एक आदेश यह भी था कि हिंदी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की भाषा होगी। 1965 के बाद यह हो जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं हुआ? हिंदी के साथ और भारतीय भाषाएं भी परीक्षा का माध्यम बने, यह हम चाहते हैं, और इस तरह की मांग की गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ऐसा प्रस्ताव पास किया था। श्रीमान गृह मंत्रालय ने इस तरह का एक निर्देश की भी जारी किया था कि सभी भारतीय भाषाएं परीक्षा का माध्यम बने। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह विधेयक तो अनावश्यक है। यह विधेयक असंवैधानिक है। यह विधेयक अंग्रेजी को अंततः काल तक भारत की राजभाषा बनाए रखने के मंतव्य से लाया गया है। अगर यह विधेयक स्वीकृत
हो जाएगा तो भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मैंने अभी वही निवेदन किया है कि नेहरू जी के आश्वासन 1963 में पूरे हो गए थे, फिर भी यह विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ी। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने भी कुछ आश्वासन दिए। वे आश्वासन क्या थे? उन आश्वासनों को देने की जरूरत क्यों पड़ी? 1963 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। इस एक्ट में अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई है। अंग्रेजी चल सकती है जब तक हम चाहें। अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं है। यही नेहरू जी के आश्वासन थे, यही शास्त्री जी के आश्वासन थे। फिर इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि इस बिल से DMK संतुष्ट नहीं है। इस बिल से हमारे मित्र श्री एंथनी भी संतुष्ट नहीं है। इस बिल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भी संतुष्ट नहीं है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम लोग इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, DMK की स्थिति में समझ सकता हूँ। उनको कार्य क्षेत्र केवल मद्रास तक सीमित है और वह जो मद्रास में कहते हैं वही नई दिल्ली में कहते हैं। जो उनके दिलों में है वही उनके होठों पर है। मैं उनकी भावनाओं की भी कदर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे और अखिल भारतीय दलों में शिकायत है। प्रजा समाजवादी दल के नेता का भाषण सुनकर मुझे बड़ी चोट पहुँची है। वह हिंदी में बोले। उन्होंने यह बात भी कही कि इस विधेयक में कुछ संशोधन होना चाहिए, लेकिन उनके भाषण का जो सुर था वह हिंदी भाषा भाषियों को चोट पहुंचाता है। इसलिए कभी उड़िया भाषा का विरोध नहीं किया, हमने कभी तमिल का विरोध नहीं किया। उन्होंने सत्यमेव जयते का तमिल रूपांतर कर दिया, हमने उसकी आलोचना नहीं की। अगर अंग्रेजी की जगह तमिल आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी की जगह हिंदी आती है तो उन्हें भी इसका स्वागत करना चाहिए। महोदय, एक अमेरिकी विशेषज्ञ आए थे जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि अगर रेलगाड़ियों में भीड़ भाड़ कम करनी है तो रेल का किराया बढ़ा दिया जाए। उस समय उनके सुझाव को अनैतिकतापूर्ण माना गया, किंतु वित्त मंत्री ने दूसरे रास्ते से रेल के किराए को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है और लोगों को अब अधिक किराया देना पड़ेगा। उसके बदले में उन्हें अधिक सुविधाएं मिलेंगी। यह आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अगर आपको किराया बढ़ाना है तो पहले दर्जे के यात्रियों का किराया बढ़ाइए। अब वह दूसरे दर्जे का किराया देकर पहले दर्जे की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तीसरे दर्जे का यात्री अधिक किराए का भार नहीं दे सकता। डाक और तार की दरों में भी वृद्धि की जा रही है और उसके लिए एक बड़ा विचित्र तर्क दिया जा रहा है कि सरकार को इन सेवाओं को चलाने में घाटा होता है और वित्त मंत्री ने सरकार को एक तटपूंजीय दुकानदार के स्तर पर रख दिया। घाटा है इसलिए चंद सेवाओं को कम कर दिया जाए। यह मंगल राज्य के निर्माण का दावा करने वाली सरकार के लिए अशोभनीय है।
कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें हम जनता की सेवा के लिए चलाते हैं, जिन्हें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहा जाता है। उन्हें घाटा सहकर भी चलाना पड़ता है और डाक और तार एक प्रकार की सेवा है। पोस्ट कार्ड का दाम पहले से बढ़ गया है, अब उसमें और वृद्धि की जा रही है और कुल मिलाकर हम देखें तो वृद्धि 33% हो जाएगी। इसके लिए कोई औचित्य नहीं है। शायद वित्त मंत्री नहीं चाहते कि लोग चिट्ठी पत्रियों द्वारा अपने दिल का रोना रोएं। वे आम जनता को इससे भी वंचित रखना चाहते हैं। अगर आयकर की सीमा घटाने के संबंध में एक ही बात निवेदन करने योग्य है कि क्या सरकार समझती है कि जो व्यक्ति 250 रुपये प्रति मास कमा रहा है उसके पास इतनी बचत है जिसको वह टैक्स के रूप में दे सके। उपाध्यक्ष जी, अब जितनी प्रगति की है इसकी रिपोर्ट तो अभी भी सदन के सामने नहीं आई, फिर भी यह माना जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है। विराम।